हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग एक सीरीज लेके आए थे और मैं इधर पे आप लोग को क्लास 11 का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ। और इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और बहुत सारा हम लोग का मासेस होता है, जैसे कि आप लोग सुना होगा एटॉमिक मास, देन मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सब क्या है उसको हम लोग आज अच्छे से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। और अभी हम लोग सबसे फर्स्ट पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सो ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग का बेसिकली सबसे अर्लीस्ट जो एटॉमिक मॉडल होगा। ठीक है, सो सबसे पुराना वाला जो हम लोगों का साइंटिफिक हम लोग का एविडेंस रहने वाला जो हम लोग का अर्लीस्ट एटॉमिक मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो सबसे पुराना वाला जो एटॉमिक थ्योरी जो साइंटिफिकली हम लोगों के पास डाटा के साथ जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे हम लोग को क्या क्या बोला गया था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या क्या उसका मेन पोस्टुलेट है। सो फर्स्ट वाला देखिए, इधर पे फर्स्ट पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं, इधर पे डेल्टन ने बोला था कि हम लोग का सबसे जो छोटा वाला पार्टिकल होगा मैटर का जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक इधर पे आयरन का रॉड था, ये एक आयरन का रॉड था, आयरन का रॉड। ठीक है, मेरे पास एक आयरन का रॉड था और इस रॉड को अगर मैं ऐसे तोड़ता जाऊंगा, सपोज मैं इसको ऐसे बीच से तोड़ा, तोड़ने के बाद ये आधा टुकड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं इसको और तोड़ा बीच से, ऐसे तोड़ते तोड़ते जब हम लोग सबसे छोटा वाला हम लोग उधर पे पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे, उसी पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉम बोलेंगे। ठीक है, सो इधर पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं? मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटॉम्स। मतलब हम लोग अगर क्या करेंगे, मैटर को अगर डिवाइड करते करते जाएंगे, लास्ट पे जो हम लोग को अल्टीमेटली सबसे जो छोटा वाला हम लोग को जो पार्टिकल मिलेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग इनडिविजिबल बोल रहे हैं इधर पे, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एटॉम नाम देंगे। ठीक है, अभी उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्या बोल रहा था? ऑल एटॉम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, देन एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं एक इधर पे कंटेनर लिया और इस कंटेनर पे मैं इधर पे गैस मॉलिक्यूल फिल किया, मैं बोला इधर पे हीलियम गैस डाला। ठीक है, सो जब मैं ऐसे हीलियम गैस डालूंगा, इधर पे क्या होगा? हीलियम का गैस मॉलिक्यूल्स होगा और ये जितना भी हीलियम का गैस मॉलिक्यूल्स होगा दे विल बी आइडेंटिकल, वो सब क्या होगा? सेम होगा। उसका मेरा साइज सेम होगा, उसका मास सेम होगा, उसका जितना भी प्रॉपर्टीज होता है सब कुछ मेरा क्या होगा? एक दूसरे के साथ वो मैच करेगा, वो मेरा सिमिलर होगा। ठीक है, सो हम लोग का एटॉम्स का क्या होता है? जो भी सिमिलर एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे, जैसे मैं इधर पे हीलियम का एग्जांपल लिया था, सिमिलरली आप लोग सोडियम का ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं, कोई भी टोटल 180 एलिमेंट्स है। सो कोई भी एलिमेंट्स का अगर हम लोग देखेंगे उस पर अगर जाके उसका जो एटॉम्स होगा दे विल बी सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पे आपको क्या बोला इधर पे? एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ठीक है, ऐसे में इधर पे हीलियम लिया, अभी मैं हीलियम के साथ में और एक इधर पे सपोज नोबेल गैस रख दिया, सपोज मान लीजिए मैं इधर पे नियॉन गैस ले लिया। अभी ये नियॉन गैस मेरा क्या होगा? उसका उसका मास बड़ा होगा, अगर मास बड़ा होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, सो बेसिकली मेरा हीलियम का जो एटॉम्स होगा और नियॉन का जो एटॉम्स होगा दे विल बी डिफरेंट, वो मेरा क्या होगा? अलग अलग होगा, दोनों का मेरा साइज अलग होगा, दोनों का मास अलग होगा, दोनों का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल रहा हूँ। ठीक है, वेदर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बोलेंगे हम लोग, सो ये तो नोबेल गैस है, नोबेल गैस का केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबका सिमिलर ही होता है। ठीक है, सो ये रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। नेक्स्ट आप देख लीजिए इधर पे, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। ठीक है, compounds कब बनते हैं? compounds किसे बोलते हैं हम लोग? जहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट होता है उसको हम लोग compounds बोलते हैं। ठीक है,
सो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, मैं बोला मेरे पास वाटर H2O, ये एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इधर पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरा मेरे पास क्या था, इधर पे ऑक्सीजन था। ठीक है, सो अलग अलग एटम्स जब भी ऐसे कंबाइन होके रहता है इन ए फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस, मैं मास का अगर रेशियो बोलूं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है उसके लिए मास हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो इसका मास का अगर रेशियो अगर हम लोग लेंगे दैट विल बी 1:8 रेशियो। ठीक है, सो ये रेशियो पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन होगा, हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, कंपाउंड वाटर ही मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। लास्ट पॉइंट नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉम्स, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, सो इसी चीज को आप लोगों को इधर पे दिखाया जा रहा है। देखिए मेरे पास इधर पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, फिर उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो जब हम लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद हम लोग का क्या बनेगा, इधर पे वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा। सो बेसिकली इधर पे क्या हो रहा है, मेरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉम्स हो रहा है। ये हाइड्रोजन का एटॉम्स और ये ऑक्सीजन का एटॉम्स, इन दोनों के बीच में ऐसे रिएक्शन होके रीऑर्गेनाइज होके हम लोग को बेसिकली क्या मिल रहा है, इधर पे वाटर मिल रहा है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस पे बेसिकली हम लोग का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटॉम, एटॉम का हम लोग का नया से रीऑर्गेनाइज हो जाता है। और फिर दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है, कभी भी हम लोग का ऐसा नहीं होगा कि हम लोग का मास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर मास नया से मेरा उधर पे बनेगा। ठीक है, इट इज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो मुझे हम लोग को पढ़ने के लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे भी मिला था। ठीक है, सो आप लोगों को मालूम हो गया, ये हम लोग का डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था, सबसे अर्लीस्ट एटॉमिक मॉडल था, सिग्निफिकेंट एटॉमिक मॉडल था, क्योंकि हम लोग को इधर पे बहुत सारी चीज हम लोग को मालूम हो रहा था। ठीक है, अभी डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल का हम लोग का ड्रॉबैक क्या है उसको भी हम लोग देख लेंगे, और उसका प्लस पॉइंट क्या है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा का पूरा मालूम हो गया रिगार्डिंग डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे मेरा जो, मैं अगर बोलूँ प्लस पॉइंट एंड देन माइनस क्या है, मतलब ड्रॉबैक क्या है एंड देन मेरिट्स क्या है, अब या फिर बोल सकते हैं मेरिट्स ये हो गया, देन ये डीमेरिट्स हो गया। ठीक है, सो मेरे पास बेसिकली मेरिट क्या है, जो मेरा ये डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल है, वो हम लोग का जितना भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलने से दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और जो थर्ड वाला मेरे पास जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ को बहुत अच्छे से हम लोग का एक्सप्लेन करता है कौन, डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास जो ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम था, जिसको हम लोग गे-लुसाक्स लॉ भी बोलते थे। ठीक है, उस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उधर पे हम लोग का जब भी ऐसे रिएक्शंस हो रहा था, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के केस पे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इधर पे 2 मोल्स ऑफ H2 था, या फिर 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 था, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा था। ठीक है, सो ये वाला चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये जो मेरा रेशियो होता है दैट इज 2:1:2, ये रेशियो जो गैसेस के बीच में है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था डेल्टन का थ्योरी। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। और फिर दूसरा वाला कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटॉम्स, एटॉम क्यों कंबाइन होता है उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, मतलब बाद में हम लोग को मालूम हुआ दैट इज ऑक्टेट रूल, जहाँ पे हम लोग का एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उधर पे बेसिकली हम लोग का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो ये सब चीज के बारे में हम लोग को डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे कुछ भी हम लोग को आइडिया हम लोग को नहीं दिया था। लेकिन जैसे कि हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इधर पे थोड़ा पहले आप लोग पोस्टुलेट पे पढ़ा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज मेरा मैटर कभी भी खत्म नहीं होगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा था। देन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे मैं आपको एग्जांपल दिया था वाटर का, जो जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है उस टाइम पे हम लोग का बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स हम लोग का
फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस वो मेरा कॉम्बाइन होते हैं, ठीक है। देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारा लॉस को वो एक्सप्लेन कर रहा था डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स, ठीक है, और ये दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो ये बेसिकली डीमेरिट्स हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरिट्स हो जाएगा। सो हो गया डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्या स्टडी करेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग का रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम एंड मॉलिक्यूल। एटॉम क्या होता है और फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। सो उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार समझते हैं, और कितना तरह का हम लोग का एटॉमिसिटी होता है, या फिर कितना तरह हम लोग का एटॉम्स कॉम्बाइन होकर रह सकते हैं, एक एटॉम, दो एटॉम, तीन एटॉम, कितना एटॉम कॉम्बाइन होकर रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये पहले समझ लेते हैं एटॉम क्या है, फिर देन मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। अभी अच्छे से देखिए, एटॉम किसे बोलते हैं हम लोग, एटॉम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट in a chemical reaction and is not capable of independent existence, ठीक है। सो एटॉम बेसिकली क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोल रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉम बोलेंगे, जो कि मेरा पास क्या हो सकता है, ये केमिकल रिएक्शन पे मेरा पार्टिसिपेट करता है, ये केमिकल रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करेगा, एटॉम मेरा केमिकल रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एंड इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो एटॉम मेरा कभी भी ऐसे अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा क्या करता है, वो कॉम्बाइन होने के लिए कोशिश करे। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटॉम था, ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉम के अंदर पे हम लोग के पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होने से वो तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, वो नियरेस्ट नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पे उसको जाना होता है, ठीक है। सो इसलिए वो क्या करता है, दो ऐसे हाइड्रोजन का एटॉम एक दूसरे के बीच में ऐसे एटॉम एक एक शेयर करके उन लोगों का बीच में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हीलियम के जैसे बन जाता है, और उसके लिए वो मेरा क्या होता है, ये दोनों कॉम्बाइन कर जाता है। सो एटॉम बेसिकली मेरा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मैं बोला ये दोनों मेरा कॉम्बाइन होके मॉलिक्यूल बन गया था, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं हम लोग, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is capable of independent existence but does not take part in chemical reaction, ठीक है। सो मेरा मॉलिक्यूल का एग्जांपल, जैसे मैं बोला ये H2 मॉलिक्यूल, सिमिलर मेरे पास O2 मॉलिक्यूल, मेरे पास N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जितना भी मेरा मॉलिक्यूल्स है दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पास इधर पे एटॉम्स मेरा हाइड्रोजन का कॉम्बाइन कर रहा था, वैसे सिमिलरली मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कभी भी कॉम्बाइन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होके रहता है, वो क्यों कॉम्बाइन करेगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल मेरा मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, लेकिन बात है इधर पे वो क्या हो सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है मॉलिक्यूल, और वो मेरा केमिकल रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब जैसे इधर पे मेरे पास ये दोनों कॉम्बाइन हो रहा था, रिएक्ट कर रहा था एक दूसरे के साथ, वैसे हम लोग का ये मॉलिक्यूल्स हम लोग का रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया रिगार्डिंग एटॉम एंड मॉलिक्यूल। अभी हम लोग का ये क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, these molecules can be categorized as, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटॉम्स कितना प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला जो मेरा एग्जांपल है वो है बेसिकली मोनोएटॉमिक, ठीक है। सेकेंड वाला है डायएटॉमिक, देन थर्ड वाला है पॉलीएटॉमिक, ठीक है। सो ये तीन हम लोग का क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अभी मोनोएटॉमिक किसे बोलते हैं, जहां पे खाली सिंगल एटॉम होगा उसको हम लोग मोनोएटॉमिक बोलेंगे, जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे मेरा ये जेनॉन हो गया, जैसे कि मेरे पास ये हीलियम का एटॉम हो गया, ये अकेला रहता है, इस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी, इट इज मोनोएटॉमिक, मतलब एक ही एटॉम प्रेजेंट होके रहेगा, ठीक है। देन डायएटॉमिक हैविंग टू एटॉम्स, जहां पे दो एटॉम्स होते हैं उसको हम लोग डायएटॉमिक बोलेंगे, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, जहां सब पे क्या है, दो एटॉम्स है। देन पॉलीएटॉमिक के केस पे क्या है, हैविंग मोर देन 2 एटॉम्स, जहां पे दो से ज्यादा एटॉम्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। जैसे कि CO2, इधर पे 3 एटॉम्स है, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। सिमिलर मेरे पास वाटर H2O, इधर पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, सो टोटल 3 हम लोग का एटॉम है, ठीक है। सो डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड टू, मेरे पास जो डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसको फर्दर और हम लोग और एक सब क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं होमोएटॉमिक, और एक बोल सकते हैं हेटेरोएटॉमिक। अभी होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक क्या है,
जहां पे खाली एक ही तरह का एटम्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे होमोएटॉमिक, जहां पे मेरा अलग अलग तरह का एटम्स होगा उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, हेटेरोएटॉमिक बोल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इधर पे O2 के केस पे मेरे पास एक ही तरह का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है। मेरा क्लोरीन के केस पे मेरे पास किसका एटम है, इधर पे 2 क्लोरीन का एटम है, दोनों ही क्लोरीन का ही एटम होगा। सो सेम एटम्स होने से उसको बोलते हैं हम लोग होमोएटॉमिक। और अलग अलग एटम्स अगर होगा, जैसे कि वाटर के केस पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम्स होने से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक बोलते हैं। सिमिलरली मेरे पास HCl पे भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 अलग अलग एटम्स हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, सो मालूम हो गया, डायएटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक हो उसको हम लोग किस किस कैटेगरी पे हम लोग सब क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। ठीक है, सो होमोएटॉमिक किसे बोलते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जहां पे एक ही तरह का एटम होगा, O2, Cl2 एटसेट्रा। नेक्स्ट हेटेरोएटॉमिक किसे बोलते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एग्जांपल H2O, HCl एटसेट्रा। ठीक है, तो जहां पे एक से ज्यादा एटम होगा हेटेरोएटॉमिक, एक होने से होमोएटॉमिक। नेक्स्ट लास्ट में ऐसे समरी पे छोटा सा ऐसे लिख के रखा है, व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, सबसे छोटा वाला पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एटम बोलेंगे। मॉलिक्यूल भी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन पे या फिर केमिकली वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का रिगार्डिंग एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, मेरा आज का जो मेरा मेन जो टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग एटॉमिक मास। ठीक है, उसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो बात क्या है हम लोग का एटॉमिक मास के केस पे, एटॉमिक मास मतलब है हम लोग का एक सिंगल एटॉम का मास। ठीक है, थोड़ा पहले हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग के पास अगर एक आयरन का अगर ऐसे एक अगर हम लोग के पास क्या होगा, रॉड होगा, अगर मेरे पास आयरन का अगर रॉड होगा उसको अगर हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के जाएंगे, सपोज मैं इसको बीच से तोड़ा, फिर बीच से तोड़ा, फिर बीच से तोड़ा और तोड़ा, तोड़ तोड़ के जा रहे जाके लास्ट में मुझे मिला सबसे छोटा वाला पार्टिकल ये। ठीक है, मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, हम लोग आंख से देख भी नहीं सकेंगे। ठीक है, अभी उसका मुझे ना मास कैलकुलेट करना है और ये तो बहुत बड़ा एक टास्क आ गया। ठीक है, इतना छोटा सा पार्टिकल और उसको हम लोग कहाँ पे वे करेंगे, उसको हम लोग कहाँ पे, उसको तो हम लोग बड़ा ऐसे कहीं पे वेइंग मशीन पे तो हम लोग उसको वेट नहीं कर सकेंगे। सो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे हम लोग का एटॉम का मास को डिटरमाइन किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसको अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सो इधर पे लिख के रखा है द मास ऑफ एन एटॉम, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एक एटॉम का मास को ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, बात है एटॉम मेरा बहुत छोटा होता है, एन एटॉम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अभी उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करें। ठीक है, मास ऑफ एन एटॉम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल, मास भी बहुत छोटा होगा, एटॉम ही अगर छोटा है तब तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा। अभी बात है हम लोग का टास्क है कि हम लोग कैसे उसका मास को मेजर करें। ठीक है, सो अभी हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग का उसका मेजरमेंट किया था साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे इधर पे एटॉमिक मास का डिटर्मिनेशन कैसे हुआ था बहुत पुराने जमाने पे। ठीक है, सो अर्लियर टाइम पे हम लोग के पास क्या हुआ था आपका, बेसिकली हम लोग के पास उधर पे इन 19th सेंचुरी क्या हुआ था, हम लोग ना 19th सेंचुरी पे आप लोगों का जितना भी साइंटिस्ट ने था, साइंटिस्ट could determine the mass of one atom relative to another by experimental means। मतलब अभी तो 19th सेंचुरी पहुंच गए हम लोग, अभी तो हम लोग के पास बहुत सारा क्या हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो गया जहां पे हम लोग एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम पे क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग देते थे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग निकाल देते एटॉम के केस पे। कैसे करते थे, सबसे लाइटेस्ट एटॉम मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट एटॉम था हाइड्रोजन, उसको हम लोग आर्बिट्रेरीली असाइंड ए मास ऑफ 1। ठीक है, मतलब हम लोग खुद से हम लोग सबसे जो लाइटेस्ट वाला जो एटॉम था उसका मास को हम लोग 1 मान लिया था, हाइड्रोजन का मास को हम लोग 1 मान लिया था। ठीक है, अभी उसका हम लोग कुछ यूनिट्स नहीं रखा था, ऐसे 1 रख लिया था। सपोज यही मेरे पास अगर हाइड्रोजन है, इसका मैं मास को मैं बोल दिया इसका मास कितना है, 1 है। ठीक है, अभी इसके रेस्पेक्ट पे अदर एलिमेंट्स वेर असाइन मासेस रिलेटिव टू इट। ठीक है, बाकी जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका मास हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट पे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं अगर बोलूं मेरे पास हाइड्रोजन था, फिर नेक्स्ट मेरे पास अगर हीलियम होगा, मैं बोला मेरे पास इधर पे एक हीलियम का
हीलियम का एटॉम था, ठीक है। अभी ये हीलियम एटॉम को हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट पे उसको हम लोग बोलेंगे कितना टाइम्स हेवी है, ठीक है। सपोज कैसे हम लोग करेंगे, मैं बोला मेरे पास एक, मैं ऐसे आप लोगों को समझा रहा हूँ, हम लोग ऐसे वेट करके देखेंगे, ठीक है। इधर पे मैं सपोज बोला मेरे पास एक हीलियम का एटॉम रखा, ये मान लीजिए मेरे पास इधर पे एक हीलियम का एटॉम था, हीलियम का एटॉम। अभी इस हीलियम का एटॉम कितना टाइम्स मेरा हेवी होगा कंपेयर टू द हाइड्रोजन, हम लोग क्या करेंगे, इधर पे हाइड्रोजन प्लेस करके जाएंगे। जैसे मैं इधर पे एक हाइड्रोजन प्लेस किया, दूसरा हाइड्रोजन प्लेस किया, तीसरा हाइड्रोजन प्लेस किया, चौथा हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन प्लेस करने के बाद हम लोग को ना मालूम हुआ कि इसका मास ना इक्वल हो रहा है दोनों का। तब तो हम लोग को मालूम हो गया कि मेरे पास जो हीलियम हेवी होगा, कितना टाइम्स हेवी होगा, वो 4 टाइम्स हेवी होगा कंपेयर टू द हाइड्रोजन, ठीक है। सो अर्लियर टाइम पे तो हम लोग ऐसे कर रहे थे कि हम लोग के पास क्या होता था, सबसे जो लाइटेस्ट एटॉम था उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग का जितना भी अलग अलग हम लोग का एटॉम्स होता है उसका हम लोग मास को हम लोग रिलेटिवली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक हम लोग का नहीं चला, ठीक है, ज़्यादा दिन तक हम लोग के पास ये नहीं चला, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेथड को हम लोग क्या करे थे, उसको अलग मेथड को हम लोग एडॉप्ट किया था, उस मेथड को हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। सो ये तो हम लोग का बहुत बहुत मतलब आपका एक मिनिमम या फिर मिनिमलिस्टिक बोल सकते हैं। इधर पे हाइड्रोजन का कुछ मास भी हम लोग नहीं बोल रहे थे, खाली बोल दिया कि 1, ठीक है, कुछ यूनिट भी नहीं है, ठीक है। सो उसमें तो हम लोग को अच्छे से कुछ भी ऐसे डाटा हम लोग को मालूम नहीं हो रहा था रिगार्डिंग एटॉम, सो इसलिए ये वाला ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग अभी का जो अभी प्रेजेंट सिस्टम पे जो हम लोग के पास जो मेजरमेंट करते हैं एटॉम का मास, उसको अभी हम लोग समझने के लिए इधर पे देखेंगे, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट, अभी जो हम लोग का करेंटली जो हम लोग जो सिस्टम जो एडॉप्ट करके रखा है एटॉम का मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं AMU, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, ठीक है। सो कार्बन का 2 आइसोटोप है, एक कार्बन 12 है और दूसरा मेरे पास क्या है, कार्बन 13, ठीक है। एक कार्बन 12 और दूसरा मेरे पास क्या है, कार्बन 13 है। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप बेसिकली हम लोग के पास जिसका क्या होगा, मेरा एटॉमिक नंबर सेम होगा, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, लेकिन मास बेसिकली अलग अलग है, इसका मास होगा 12, इसका मास होगा 13, ठीक है। सो पहले हम लोग किसको ले रहे थे, हम लोग रेफरेंस पे हम लोग ले रहे थे हाइड्रोजन को, लेकिन अभी प्रेजेंट डे पे हम लोग किसको हम लोग रिलेटिव किसके साथ हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे, कार्बन 12 को हम लोग स्टैंडर्ड हम लोग एक क्या मानेंगे, उसको एक एटॉम मानेंगे, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरा एटॉम का हम लोग मासेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी बात है हम लोग का जो कार्बन 12 है उसका जो मास है उसको हम लोग कितना मास हम लोग का दे दिया है, असाइन ए वैल्यू 12 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मेरे पास ये जो कार्बन 12 है उसको हम लोग ना एक यूनिट बोल दिया, इसका मास कितना होगा बोलने से हम लोग टोटल कितना बोल देंगे, 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये 4 हो गया, देन ये 6, देन ये 8, देन ये 10, देन ये 12, ठीक है। सो मेरे पास एक कार्बन का एटॉम था। अभी इस कार्बन का जो मेरा मास होगा बेसिकली एक छोटा वाला पार्ट का, उसको हम लोग 1 AMU बोलेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, ये 1 AMU होगा। और ये 1 AMU टोटल हम लोग के पास कितना है, टोटल ऐसा हम लोग का 12 पार्ट्स है इन कार्बन 12। एक कार्बन एटॉम पे ऐसा मेरे पास 1 AMU करके टोटल कितना है, 12 AMU है, ठीक है। सो हम लोग का कार्बन का जो मास है उसको हम लोग कितना ले लिया था, 12 AMU असाइन कर लिया था। उसके बाद masses of all other atoms are given relative to this standard, ठीक है। बाकी दूसरा जितना भी एटॉम्स होगा उसका मास को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, हम लोग इसके रेस्पेक्ट पे, मतलब ये जो 1 AMU है इसके रेस्पेक्ट पे ही हम लोग उसका दूसरा वाला जो भी एटॉम्स होगा उसका मास को हम लोग क्या करेंगे, उधर पे मेजर करेंगे, ठीक है। सो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं पहले उधर पे हाइड्रोजन ले रहा था एक साइड पे और दूसरा साइड पे हम लोग जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना था उसका हम लोग एक साइड पे ले रहे थे और एक साइड पे हाइड्रोजन के एटॉम के रेस्पेक्ट पे उसको मेजर कर रहे थे। अभी इधर पे हम लोग किसके रेस्पेक्ट पे करेंगे, हम लोग एक 1 AMU वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। मैं बोला मेरे पास ये एक 1 AMU वाला पार्ट था, 1 AMU को एक साइड पे हम लोग रखा इधर पे, और इसके रेस्पेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एटॉम, सपोज मैं इधर पे हाइड्रोजन का एक एटॉम प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन का एटॉम, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉम। अभी
इसका और इसका बीच में दोनों का मास मेरा इक्वल होता है। सो एक हाइड्रोजन का एटम अगर हम लोग रखेंगे सो वो बेसिकली क्या होगा 1 AMU के बराबर होगा। सो हम लोग का इधर पे स्टैंडर्ड क्या होगा AMU, और इसके रेस्पेक्ट पे हम लोग अलग अलग एटम्स का जो वैल्यू होगा उसको रिलेटिवली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इसका कितना AMU होगा हाइड्रोजन का, वो इक्वल हो गया तब तो उसका 1 AMU हो जाएगा। अगर मैं सपोज बोला मेरे पास हीलियम का, इधर पे उसका मास कितना हो जाएगा 4 AMU हो जाएगा। सो इधर पे 4 AMU हम लोग को इधर पे रखना पड़ेगा, तब जाके हीलियम के साथ वो मेरा इक्वल होगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पहले पहले तो हम लोग हाइड्रोजन लिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट डे सिस्टम पे हम लोग किसको स्टैंडर्ड माना है कार्बन 12, और कार्बन 12 को हम लोग 12 AMU मान लिया है। और उसमें से एक जो छोटा वाला पार्ट होगा उसका वैल्यू क्या होगा बेसिकली 1 AMU होगा। अभी उस 1 AMU के रेस्पेक्ट पे हम लोग अलग अलग एटम्स का क्या करेंगे, उसका मास को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, सो 1 AMU का वैल्यू ऐसे कितना होता है, 1 AMU का वैल्यू इधर पे लिख के रखे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं व्हाट इज AMU का डेफिनेशन क्या होगा बोलने से। AMU क्या है, AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, सो 1/12 पार्ट अगर करेंगे एक कार्बन 12 एटम का मास को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 AMU बोलेंगे। सो इधर पे आपको 1 AMU का रिप्रेजेंटेशन इधर पे दिखा रहा है। ठीक है, 1 AMU बेसिकली क्या है, मुझे ना 1/12 पार्ट करना पड़ेगा किसका, मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 एटम। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 AMU। 1 AMU का वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 1 AMU का वैल्यू को। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इधर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो ऐसे बेसिकली 1 AMU हम लोग का क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 1/12 मास ऑफ सिंगल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो होगा उसका 1/12 पार्ट करने। अभी हम लोग को एक एटम का मास कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हम लोग को 1 मोल कार्बन का मास मालूम है। 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, दैट इज 1 मोल मतलब कितना होगा उधर पे 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल मतलब कितना होता है, दैट इज इसको हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं, Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो इतना सारा एटम्स का मास कितना होता है 12 ग्राम। अभी सिंगल एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ सिंगल एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ सिंगल एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है मैं क्या कर दूंगा, जो 12 होगा 12 ग्राम जो था उसको डिवाइड में किसके साथ कर दूंगा, Na के साथ, Na के साथ एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसके साथ हम लोग उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो बेसिकली 12 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा Na ना। ठीक है, सो इतना सा एटम का मास कितना था 12 था। सो एक एटम का मास हम लोग इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, मास ऑफ सिंगल एटम। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इधर पे मुझे 1 AMU का वैल्यू अगर निकालना है, सो 1 AMU के डेफिनेशन पे हम लोग पुट कर देंगे, इट इज 1/12 इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, मास ऑफ क्या था सिंगल कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, Na ग्राम। सो बेसिकली 12 कैंसिल, बचेगा मेरे पास 1/Na ग्राम, और इसका जो वैल्यू होगा दैट इज 1/Na का वैल्यू कितना था 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग को बेसिकली कितना मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, सो 1 AMU का वैल्यू कितना होता है आपको मैं दिखाया इधर पे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पे ही बोल दिया था कि 1 AMU कितना होता है 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है। सो अभी हम लोग को 1 मोल कार्बन का मास हम लोग को मालूम है कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। सो मुझे अगर सिंगल एटम का मास चाहिए, क्योंकि मुझे डेफिनेशन पे पुट करना है मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 एटम, इसलिए मुझे मास ऑफ सिंगल एटम चाहिए। सो मैं क्या करूंगा 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो
अभी हम लोग फाइनली उसका जब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे 1/12 लिखेंगे, 1/12 पार्ट करना है, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम 12 डिवाइड बाय Na ग्राम, 12 कैंसिल, तो बचेगा 1/Na ग्राम, और 1/Na का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.66 इंटू 10^24 ग्राम, ठीक है। सो बेसिकली 1 mu का हम लोग का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया ये जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है। सो AMU को हम लोग ऐसे सिंपली उसको क्या के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AMU को हम लोग U के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। सो वैल्यू एग्जैक्टली ये आता है, आप लोग 1.66 इंटू 10^-24 तक याद करके रखने से हो जाएगा, ठीक है, सोल्व करने के लिए। सो ये वाला चीज को आपको मैं समझा ही दिया, इधर पे फिर से एक बार लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा दिया कैसे कैलकुलेट करना है, एक बार हम लोग इधर पे देख लेते हैं, आप लोग इधर से नोट बना सकेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट करना है ऑफ द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप का जो सिंगल एटम का जो मास होगा उसको 1/12 पार्ट करना है। सो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 AMU कितना होगा। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन था 12 ग्राम पर मोल, एक मोल का 12 ग्राम पर मोल मैं बोला था, ठीक है। देन मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम कितना होगा, सिंगल कार्बन एटम बेसिकली क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 1 मोल, 12 डिवाइडेड बाय Na, एक एटम का मास, ठीक है। देन 1 AMU क्या हो जाएगा, 1 AMU का डेफिनेशन 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 एटम, ये डेफिनेशन था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सो 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 12/Na, सो 12 कैंसिल हो गया, 1/Na बचेगा, 1/Na मतलब एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और उसका वैल्यू हम लोग को इतना आएगा, दैट इज 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया 1 AMU का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट किया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला एटॉमिक मास को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अभी ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली इट टेल्स अस क्या ये हम लोग को क्या बताता है, ठीक है, ये क्या बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट compared with 1/12 of the mass of carbon 12 atom, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली मैं आपको जो बोल रहा था, ठीक है, मेरे पास इधर पे अगर मुझे क्या करना है, अलग अलग एटॉम्स का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज मैं बोला मेरे पास इधर पे हीलियम, मेरे पास सपोज इधर पे हीलियम का एटॉमिक मास, मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास मुझे कैलकुलेट करना था। हम लोग क्या करेंगे, हीलियम को एक साइड पे लेंगे, उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग इधर पे देखेंगे उसका मास कितना है, कितना AMU होगा। सपोज मैं इधर पे रखा एक 1 AMU, देन में रखा इधर पे 2 AMU, देन में रखा 3 AMU, देन में रखा इधर पे 4 AMU, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये जो AMU के साथ जो हम लोग ये जो कंपेयर कर रहे हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। कितना टाइम्स होगा, जैसे कि मेरे पास जो हीलियम का जो मास होगा वो बेसिकली 4 टाइम्स होगा, AMU से कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स हेवियर एन एटॉम इज कंपेयर्ड टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटॉम, ठीक है। मतलब ये हम लोग को बोलता है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का जो हम लोग मास कैलकुलेट किया था, 1/12 पार्ट का कार्बन 12 का जो मास कैलकुलेट किया था उसको बेसिकली 1 AMU बोलते हैं। उससे उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग का जो एटॉम होगा वो कितना टाइम्स हेवी है या फिर लाइट है, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, RAM, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये ग्राम पे होता है, मास ऑफ सिंगल एटम ग्राम पे होगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या होगा मास, दैट इज मास ऑफ क्या होगा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना आया था, ये तो कैलकुलेट किया था, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप हम लोगों को क्या मिला था 1 AMU मिला था। सो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ सिंगल एटम ऊपर पे होगा, मास ऑफ सिंगल एटम, और नीचे पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 AMU, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
मान लीजिए मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसका, मैं बोला रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है मुझे हीलियम का, ठीक है। सो मुझे किसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, अभी हीलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। एक बार हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मुझे निकालना है किसका, हीलियम का। अगर मुझे हीलियम का निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम ऊपर पे लेंगे, सिंगल हीलियम एटॉम हम लोग का ऊपर पे होगा, और फिर नीचे पे हम लोग के पास बेसिकली क्या होगा, 1 AMU, ठीक है। अरे मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम कितना होगा, हम लोग को मालूम है हीलियम का जो मास होता है दैट इज बेसिकली 4 ग्राम पर मोल होता है, 4 ग्राम पर मोल, एक मोल का इतना होता है 4 ग्राम पर मोल। अभी सिंगल एटॉम का कितना होगा, मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम कितना होगा, मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम हम लोग को मालूम हो गया, सिंगल हीलियम एटॉम कितना हो जाएगा बेसिकली 4 ग्राम डिवाइडेड बाय एक मोल का वैल्यू कितना होता था, दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na, ठीक है। सो उसको हम लोग इधर पे पुट कर देते हैं, मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम कितना होगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय Na कितना होता है मेरे पास, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 23 इंटू 1 MU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मालूम होना है, ये दोनों वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग को 1 आता है, ठीक है। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 पावर -24, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। सो ऊपर पे बचेगा 4 ग्राम, नीचे पे बचेगा मेरे पास बेसिकली 1 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम हम लोग को बेसिकली कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना मिल जाएगा हम लोग को 4 मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करके निकालेंगे अलग अलग एटॉम्स के केस पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मास ऑफ सिंगल एटॉम अगर आपको चाहिए, वो एक्सप्रेशन से हम लोग अगर एक एटॉम का अगर मास चाहिए कितना होगा इन टर्म्स ऑफ AMU, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं इधर से निकाल लेता हूँ, दैट इज मास ऑफ सिंगल एटॉम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सिंगल एटॉम रह जाएगा एक साइड पे, ये दोनों मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 AMU, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोई भी एक सिंगल एटॉम का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कितना होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे कि मुझे अगर मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम अगर मुझे AMU पे अगर रिप्रेजेंट करना है, मास ऑफ सिंगल हीलियम एटॉम, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कितना मिला था 4 मिला था, इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे AMU पे चाहिए किसी भी एटॉम का मास, सिंगल एटॉम का मास AMU पे अगर चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ आप 1 AMU का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 4 AMU, ठीक है। 4 AMU भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का, और उससे हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ सिंगल एटॉम भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट पे हम लोग अलग जो हम लोग का एक एटॉमिक मास है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, उसके बारे में अभी हम लोग इधर पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हम लोग किसे बोलते हैं उसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए इधर पे एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, मैं बोला था आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग का क्या होता है आइसोटोपिक फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग का जो नेचुरली ऑकरिंग हम लोग का एलिमेंट्स है वो आइसोटोपिक फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं बोला हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, एक है मेरे पास प्रोटियम, ठीक है, जिसका मास मेरा 1 होता है, एक है मेरे पास ड्यूटेरियम जिसका मास 2 होता है, और एक है मेरे पास आइसोटोप ट्रिटियम जिसका मास कितना होगा 3 होगा, ठीक है। सो व्हाट आर आइसोटोप, आइसोटोप मेरा क्या होता है जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, जैसे कि इधर पे मास Y है, इसका क्या है Z है, लेकिन उन लोगों का मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा। ये नीचे पे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर पे जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। सो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन आपका मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि इधर पे देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम तीनों का ही मेरे पास एटॉमिक नंबर 111 था, लेकिन मास तीनों का मेरे पास क्या था डिफरेंट था, ठीक है। सो हो गया आइसोटोप के बारे में। अभी ऐसा जो आइसोटोप्स होता है उसके केस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग
एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी एक का मास तो हम लोग लेने से नहीं होगा, अभी दोनों ही प्रेजेंट है नेचर पे, अभी दोनों का हम लोग एवरेज निकाल के जो मास होगा उसको ही हम लोग क्या मानेंगे, कोई भी आइसोटोप का मास हम लोग मानेंगे, ठीक है। बात है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का जो भी आइसोटोप होगा उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है नेचर पे, उसको हम लोग को लेना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ ए। सपोज मैं बोला मेरे पास ये जो दो आइसोटोप था, इसका जो एबंडेंस होगा नेचर पे, सपोज मैं बोला नेचर पे इसका एबंडेंस है, मान लीजिए इसका है 75%, ठीक है, इसका है सपोज 25%, ठीक है। सो इधर पे हम लोग का परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, इधर पे 75 डिवाइड बाय 100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ ए, जिसका इसका जो एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग इधर पे पुट कर देंगे, ये बेसिकली वाई है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे प्लस मुझे करना है, ऐड करना है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी, इसका एबंडेंस कितना था बी का 25% बोला मैं, ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। मैं कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पे एग्जांपल एक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। सो अभी देखिए परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ क्या आ जाएगा इधर पे बी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। लेकिन आपको एक चीज तो मालूम हो गया कि एवरेज एटॉमिक मास हम लोग किसके केस पे निकालते हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप, जहां पे मेरे पास एक से ज्यादा क्या होता है उधर पे एटॉम्स अलग अलग मासेस के टर्म्स पे एग्जिस्ट करता है, उस टाइम पे हम लोग उसका क्या निकालेंगे, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मासेस अलग अलग होगा, उसके केस पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल से इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो इधर पे आप लोगों को बोल के रखा है, मैं एकदम सिंपल करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे क्लोरीन के केस पे सपोज कैलकुलेट करना है, क्लोरीन के केस पे। सो क्लोरीन का दो मेरे पास क्या है आइसोटोप है, एक है क्लोरीन 35 जिसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 75%, देन एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, एक 37 आइसो मास वाला भी मेरे पास क्लोरीन है जिसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है 25% एबंडेंस है, ठीक है। अभी मुझे अगर एवरेज एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना था, बेसिकली क्या होता था, मास ऑफ आइसोटोप 1 का मास जितना होगा इनटू परसेंटेज एबंडेंस करना है, प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू परसेंटेज एबंडेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। ये डिवाइडेड बाय 100 कहाँ से आ गया, अगर आप लोग एलसीएम ले लेंगे डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो ना मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो हम लोग इधर पे जो लिख रहे थे इसको हम लोग कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को अगर मुझे कैलकुलेट अगर करना है कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मैं एकदम सिंपल करके लिख रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए को मैं बोला कि A1, ठीक है, A1 इनटू क्या हो जाएगा इधर पे मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ ए, उसका मास जितना था, सपोज मैं बोला उसका मास कितना था x1 था, मैं इधर पे x1 लिखा। सो ये परसेंटेज एबंडेंस और ये मेरे पास एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या था इधर पे 100, फिर प्लस इधर पे क्या था परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी, एबंडेंस ऑफ बी को मैं बोला इधर पे कितना है A2 है बोल के, देन उसका जो मास होगा उसको मैं बोला कितना है x2 है, और डिवाइडेड बाय इधर पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी मैं दोनों का क्या लूंगा इधर पे एलसीएम अगर लूंगा, सो एवरेज एटॉमिक मास AAM, एवरेज एटॉमिक मास इज, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेसिकली A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इधर पे 100, ठीक है। सो इसी फॉर्मूला को हम लोग उधर पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को इधर पे दिखा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन में इधर पे स्पेस है, इधर पे मैं आपको कैलकुलेट करके ये छोटा सा जगह पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है। सो क्लोरीन 35 एक था और एक था क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 का एबंडेंस कितना था मेरे पास बेसिकली 75% था, और क्लोरीन जो मेरे पास 37 था उसका एबंडेंस कितना था मेरे पास 25% था। अभी मुझे इसका अगर एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, A1 एबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35, उसको मैं एबंडेंस A1 लिखा, ठीक है, देन उसका जो मास होगा उसको मैं इधर पे x1 से रिप्रेजेंट किया सपोज,
फिर इसका जो एबंडेंस होगा जो 25% था उसको A2 लिखा, और इसका जो मास होगा दैट इज 37 उसको मैं इधर पे X2 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इधर पे 100 आ जाएगा। ठीक है, सो A1 बेसिकली एबंडेंस कितना है नेचर पे, ठीक है, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ A, ठीक है, सो A कितना था मेरे पास इधर पे बेसिकली 75 था, इनटू इसका मास कितना है, मास है मेरे पास 35, ठीक है, सो मास मेरे पास क्या हो जाएगा 35 प्लस A2, ये A2 का एबंडेंस कितना है मेरे पास 25, क्लोरीन 37 का, इनटू उसका मास कितना है 37 है, ठीक है, सो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इधर पे 100, और इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे आपको वैल्यू कितना मिलेगा 35.5, ठीक है, और U, ठीक है, दैट इज बेसिकली AMU के टर्म्स में बोल रहा हूँ, ये उसका आप लोगों को क्या मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए समझ में आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों को आज होमवर्क दूंगा, ठीक है, आप लोग वो होमवर्क को आप लोग करके देखिएगा, मैं एक एक करके इधर पे ये खत्म करने के बाद आप लोगों को होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो इधर पे वही लेके रखा था, इधर पे उसी का ही सॉल्यूशन देके रखा था, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, ठीक है, 35.5 यूनिट आप लोगों को मिल जाएगा क्लोरीन का एटॉमिक मास। नेक्स्ट इज योर मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, सो मोलिकुलर मास क्या है हम लोग का, बेसिकली मोलिकुलर मास है हम लोग का, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। ठीक है, कोई भी मोलिक्यूल पे जितना भी एटॉम्स है सबका मास को अगर मैं जोड़ दूंगा मुझे क्या मिलेगा उधर पे मोलिकुलर मास मिलेगा। जैसे कि मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन अगर मुझे निकालना है, CH4 का निकालना है, तब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा कार्बन है 1 इंटू क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इस कार्बन का एटॉमिक मास जितना है वो हम लोग को इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन फिर हाइड्रोजन कितना था 4 था, सो 4 इंटू क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मुझे 1 एक कार्बन था उसको हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 4 था, 4 को मैं क्या करूंगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा मेरे पास इधर पे, कार्बन का तो था 12.001 यूनिट, देन 4 इंटू 1.008, सो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 12 प्लस 4 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 16 उसका मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग ना अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे हम लोग इतना एग्जैक्ट वाला तो वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं कैलकुलेशन पे। जैसे मुझे अगर मीथेन का अगर कैलकुलेट करने के लिए देगा, मैं कैसे करूंगा, कार्बन का मास ले लेंगे 12 और हाइड्रोजन का मास ले लेंगे 1, इधर पे तो पूरा एग्जैक्ट वाला वैल्यू देके रखा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे उसको राउंड ऑफ करके उसका नियर वाला वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, दिस 12 प्लस 4 बेसिकली कितना हो जाएगा 16U हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे अगर मोलिकुलर मास ऑफ वाटर अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, H2O, सो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा मेरा बेसिकली 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 AMU। ठीक है, देन ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU होता है, 16U, सो 2U प्लस 16U बेसिकली कितना हो जाएगा 18U, और इधर पे एग्जैक्ट वाला वैल्यू के साथ आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से मोलिकुलर मास आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, जितना भी एटॉम्स है सबका मासेस को आप जोड़ के आपको क्या मिल जाएगा मोलिकुलर मास मिल जाएगा। अभी मुझे मोलिकुलर मास और दूसरा वाला है फॉर्मूला मास। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास के बीच में हम लोग को डिफरेंस हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फॉर्मूला मास कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कब हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी बात क्या है, जब हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं, जब हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं उस टाइम पे मेरा इधर पे कोई डिस्क्रीट फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे हम लोग वाटर का मैं जो फॉर्मूला लिखा था उधर पे ये वाटर का फॉर्मूला मेरा फिक्स है, वाटर का कंपोजिशन फिक्स है, वाटर के केस पे 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे कुछ आयोनिक कंपाउंड के अंदर पे जाएंगे, जैसे कि मैं बोला ये मेरा NaCl का एक हम लोग का क्या था एक क्रिस्टल था। ठीक है, इसको हम लोग लेटिस बोलते हैं, मतलब NaCl का जब सॉलिड फॉर्म पे रहता है उस टाइम पे मेरा Na+ और Cl- कुछ इस तरह से अरेंज होके रहता है। ठीक है, एक Na+ को कितना Cl- ऐसे घेर के रखेगा, ऐसे 6 Cl- आयंस घेर के रखेगा। सिमिलरली एक Cl- को ये जो पर्पल वाला Na+ है उसको घेर के रखेगा, कितना 6 Na+ उसको घेर के रखेगा, एक Cl- को 6 Na+ और एक Na+ को हम लोग का कौन कितना 6 Cl- उसको घेर के रखेगा। ठीक है, अभी बात है उस टाइम पे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इधर पे
ऐसे 6 Na+ और 6 Cl- का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NaCl का फॉर्मूला निकालेंगे। NaCl का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, NaCl के केस पे हम लोग के पास सपोज में बोला इधर पे 6 Na+ था और मेरे पास क्या था 6 Cl- था, ठीक है, 6 Na+ और 6 Cl-। अभी फॉर्मूला पे बेसिकली स्मॉलेस्ट रेशियो हम लोग को लेना होता है Na+ और Cl- का, सो दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6। सो मुझे NaCl का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, Na1Cl1, ठीक है। सो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये जो मुझे फॉर्मूला मिला उसका मास को अगर हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। सो मुझे वो क्रिस्टल लेटिस पे कैसे अरेंज होके था मुझे उसका कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। मुझे किसका करना पड़ेगा, मुझे उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के जो फॉर्मूला बनता है उसका मास को हम लोग को निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। सो इधर पे लिख के रखा है 1 Na+ आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl- आयन एंड वाइस वर्सा, ऐसे करके था। सो पूरा का पूरा कहानी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला है, सम सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। जैसे मेरा वाटर के केस पे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होता है H2O H2O H2O, ऐसे हम लोग का कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के केस पे वो डिस्क्रीट नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव एंटिटीज आर अरेंज इन ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो ये मेरा जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव वाला है वो मेरा 3 डायमेंशनली कुछ ऐसे अरेंज होके रहता है ना। सो उधर पे क्या होता है, एक Na+ आयन को कितना Cl- सराउंड करते हैं, 6 Cl- एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ऑपोजिट भी सही है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास, ठीक है। सो ये आयोनिक कंपाउंड्स के केस पे जहां पे कैटायन और एनायन होते हैं उसके केस पे हम लोग क्या नहीं निकालेंगे, मोलिकुलर मास नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, इधर पे आयोनिक मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे मैं बोला उसका फॉर्मूला निकाल लिया। सो NaCl के केस पे क्या था, एक मेरा Na+ था और एक मेरे पास क्या था Cl- था, दोनों को मुझे ऐड कर देना है 23 इंटू 35 प्लस 35.5, इट इज मुझे फॉर्मूला मास कितना मिल जाएगा NaCl के केस पे 58.5 यूनिट मिल जाएगा। सो इन केस ऑफ मोलिकुल्स, जो डिस्क्रीट मोलिकुल्स होता है, जो मेरा कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसके केस पे हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे। एंड इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड जहां पे कैटायन और एनायन होता है उसके केस पे हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया फॉर्मूला मास का कहानी। अभी हम लोग लास्ट फाइनली दो हम लोग का एटॉमिक मास है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा है ग्राम मोलिकुलर मास, उसको पढ़ के आज का क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सो देखिए इधर पे ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, when we express the mass of any atom in gram then it is known as ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जब मैं कोई भी एटॉम का मास को ग्राम के टर्म्स पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इन टर्म्स ऑफ ग्राम कितना होता है उसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉम का मास को हम लोग ग्राम के रेस्पेक्ट पे रिप्रेजेंट करने से उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोले। सो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉम, एक मोल एटॉम का जो मास होगा वही मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है। सो ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, मास ऑफ एटॉम इन AMU। जो मुझे AMU पे जो मास हम लोग को मालूम है, एक एटॉम का मास मुझे मालूम होगा, उस एटॉम का मास के साथ मैं 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसका, मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने के लिए जाए सो मुझे मास ऑफ सिंगल एटॉम हम लोग को मालूम, मास ऑफ 1 मोल क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटॉम हम लोग को मालूम होना पड़ेगा और वही मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। अभी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटॉम, मुझे एक एटॉम का मास हम लोग को मालूम होना है, उसको मुझे 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इधर पे सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ सिंगल नाइट्रोजन एटॉम हम लोग लिखेंगे इधर पे, सिंगल नाइट्रोजन एटॉम, ठीक है। मास ऑफ सिंगल नाइट्रोजन एटॉम होगा इधर पे, सिंगल नाइट्रोजन एटॉम, और हम लोग को क्या करना है, इसको सिंगल नाइट्रोजन एटॉम के साथ 1 मोल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो मास ऑफ सिंगल नाइट्रोजन एटॉम इन टर्म्स ऑफ AMU कितना होगा, दैट इज 14 AMU था, और उसको मुझे Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। Na का वैल्यू कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23। एक बात मैं आप लोगों को बोला था, ये AMU का वैल्यू कितना होता है,
इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23, और मैं बोला था ये दोनों वैल्यू को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग के पास ये तो हो जाएगा 1 और ये ग्राम बचेगा, सो 14 इंटू 1 ग्राम, और वो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। सो मुझे कोई भी अगर एटॉम का अगर ग्राम एटॉमिक मास अगर निकालना है, मुझे उस एटॉम का सिंगल एटॉम का मास को मालूम होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एएमयू। उसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो एएमयू कैसे निकाल रहे हैं वो तो हम लोग देख ही लिया था, ठीक है, कितना टाइम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास उधर से निकाल लेंगे। सो इधर पे और एक एग्जांपल लेके रखा है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन अगर मुझे निकालना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन एटम इन एएमयू कितना था, 12 एएमयू था ना, 12 एएमयू, और उसको 1 मोल के साथ मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। सो 12 इंटू 1 मोल, 12 इंटू एएमयू का वैल्यू कितना था, एएमयू मतलब 1 डिवाइडेड बाय Na ग्राम इंटू Na। सो Na ये दोनों में मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली 1 मिल जाएगा। सो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। सो देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको मालूम हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अभी फाइनली हम लोग का लास्ट पे जो हम लोग का मास है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। उसको पढ़ के हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सो ग्राम मोलिकुलर मास, सो व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास, व्हेन वी एक्सप्रेस मास ऑफ एनी मोलिक्यूल इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। अगर एटॉम का मास को अगर मैं ग्राम पे रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राम एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल का मास को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, कोई भी मोलिक्यूल 1 मोल लेके उसका मास जितना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, जीएमएम। दैट इज मास ऑफ मोलिक्यूल इन एएमयू। एक मोलिक्यूल का मास हम लोग एएमयू पे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको हम लोग एवोगाड्रोस कांस्टेंट दैट इज 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इधर पे निकालना है, दैट इज मास ऑफ वाटर इन एएमयू हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है, कितना होगा 18 एएमयू इंटू Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी एएमयू के जगह पे 1 डिवाइडेड बाय Na ग्राम होगा इंटू Na, ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 ग्राम। सो 18 इंटू 1 ग्राम 18 ग्राम, ठीक है। सो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग जाते जाते कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग सोल्व करके हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। सो इधर पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन पे हम लोग को क्या पूछ रहा था, बोल रहा था दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एक एटॉम का मास बोल लिया है, एक एटॉम का हाइड्रोजन का जो मास है इतना है 1.6736 into 10⁻24। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन एएमयू, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग को सोल्व करने हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मुझे एएमयू के टर्म्स पे पूछ रहा था कितना होगा बोल के, और उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सो बेसिकली हम लोग के पास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे एएमयू पे अगर कैलकुलेट करना है ना, सो हम लोग के पास क्या होगा, मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम होगा ऊपर पे, और नीचे पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1 एएमयू, क्योंकि मुझे 1 एएमयू के रेस्पेक्ट पे मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है कितना होगा मास, ठीक है। सो बेसिकली एक एटम का मास कितना देके रखा था इधर पे हम लोग का 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और 1 एएमयू का वैल्यू हम लोग के पास कितना होता है, 1 एएमयू का वैल्यू होता है दैट इज 1.66 इंटू 10⁻, क्या होगा, -24 ग्राम, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एएमयू अगर निकालेंगे हमारे पास ये दोनों वैल्यू मेरा ऑलमोस्ट सेम है, और सेम होने के कारण उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 एएमयू, ठीक है। सो मेरे पास हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 1 एएमयू आ जाएगा, ठीक है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एएमयू के रेस्पेक्ट पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 एएमयू हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वली है, सो 1 एएमयू हो जाएगा। मेरा हाइड्रोजन का मास इक्वल आ रहा था, ठीक है, 1 आ रहा था मतलब 1 एएमयू हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। फिर ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को इधर पे दे दिया गया है, ठीक है, सॉल्यूशन दे दिया गया है। सो बेसिकली ये 1 एएमयू, ठीक है, ये तो मेरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कुछ यूनिट नहीं आएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल होके एएमयू बच जाएगा, जिसको हम लोग 1 यू भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे एवरेज एटॉमिक मास हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ ये
मुझे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। इसको अगर कैलकुलेट करना है हम लोग क्या करेंगे, इधर पे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देने से हो गया। इसको अगर सोल्व करने हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैं बोला था जो भी परसेंटेज एबंडेंस है, सपोज A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास अगर मुझे निकालना है, ठीक है। देन इधर पे 3 आइसोटोप था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A3 इंटू x3 तक जाएंगे, डिवाइडेड बाई क्या होगा, इधर पे 100 हो जाएगा, ठीक है। सो इधर पे एबंडेंस ऑफ कार्बन 12 कितना देके रखा था इधर पे, इट इज 98.892 इंटू उसका मास कितना है, 12 है। देन A2 का एबंडेंस मतलब 13 का एबंडेंस कितना है, इट इज 1.108, ठीक है, इंटू ये इसका मास कितना होगा 13.00335, ठीक है, इधर पे मास देके रखा है। देन मेरे पास और एक आइसोटोप था दैट इज कार्बन 14, उसका मास हम लोग के पास उसका एबंडेंस कितना है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 और उसका मेरा मास कितना था 14.00317। सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, और इसको सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा अराउंड 12.00 ऐसा कुछ एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप लोग सोल्व करके देखिएगा इसको, ठीक है, और आप लोग निकाल लेंगे, मुझे मालूम है। एवरेज एटॉमिक मास में आपको दिखाया था पहले भी, और इसको भी मैं आपको सोल्व करके दिखाया, ठीक है। सो आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग को दे के रखा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैं आप लोग को दिखाया था उसी तरह से ही इधर पे आप लोग को सोल्व करना है, ठीक है। सो सबका मेरा एबंडेंस के साथ मास को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, और मुझे डिवाइडेड बाय 100 करके जो मुझे वैल्यू मिलेगा दैट इज 12.001 एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट हम लोग का और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, मुझे ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास अगर निकालना है क्या है, C6H12O6, ठीक है। अभी कार्बन 6 है, एक कार्बन का 12 होता है, ठीक है, तो 6 इंटू 12U प्लस हाइड्रोजन का एक का कितना होता है 1U होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, सो 16 इंटू 16U, ठीक है। सो ये 72U हो जाएगा, 12U हो जाएगा, 96U हो जाएगा, ठीक है, 180U, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा ग्लूकोज का मोलिकुलर मास, ठीक है। सबको मुझे ऐड कर देना है, जितना भी इधर पे मासेस है एक एक एटम का मास को जोड़ के टोटल हम लोग को क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर मास हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सो आज का वीडियो को मैं इधर पे ही रखता हूँ। मेरे ख्याल से आपको मैं जितना भी इधर पे समझा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, आप लोगों को समझना चाहिए चीज़ों को। रेदर हम लोग को ऐसे मार्कअप करना, याद करना, उससे अच्छा है हम लोग को ये सब चीज़ अगर हम लोग को अच्छे समझ में आएगा, समझने के बाद आप लोग जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप लोग कभी भी नहीं फंसेंगे, आप लोग ना क्वेश्चन को सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक करने से या फिर शेयर कर दीजिए, उससे हम लोग को बहुत सारा मोटिवेशंस मिलते हैं। और वीडियो को जितना हो सके आप लोग, जितना भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। आज का वीडियो को इधर पे रखते हैं, फिर मिलेंगे, थैंक यू।